गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ और DGISI के अलावा हुकूमत और अपोजिशन समेत तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के बाद जारी होने वाली वजारत इत्तलात के एलामिये के मुताबिक DGISI ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला और बाद की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर और दाखिली मामलात पर ब्रीफिंग दी, जिसके बाद सवालों जवाब का सेशन भी हुआ। DGISI ने शुरा को बताया कि पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में इखलास के साथ निहायत मस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान की भरपूर काविशों की बदौलत न सिर्फ मुख्तलिफ अफगान धड़ों और ग्रुपों के माबेन मुज़ाकरात की राह हमवार हुई, बल्कि अमरीका और तालिबान के दरमियान भी बामायनी बातचीत का आगाज हुआ। पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि अफगानिस्तान में पायदार अमन इस्तेहकाम दरअसल जनूबी एशिया में इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम करेगा और अफगान अमन के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरहद पर 90% बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल का भी मौसर निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। इजलास के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सहाफ़ियों के सवाल पर कहना था कि अमरीका को अड्डे नहीं देंगे। इजलास के बाद नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने बताया कि 3 बड़े इशूज़ में से सिर्फ एक पर बहस हो सकी, दीगर 2 इशूज़ पर बात करने के लिए मजीद इजलास करने पड़ेंगे। हो सकता है अगला इजलास ईद से पहले हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि इजलास ईद से पहले मुतवक्को है। इसके अलावा पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत एक तनाज़ा बन गई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल कहा कि यह तय हुआ था कि इजलास में सिर्फ दिफाई और कौमी सलामती कमेटी के अराकीन शरीक होंगे। आज फवाद चौधरी ने बताया कि वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए आ रहे थे। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर को पैगाम भेजा कि वज़ीर आज़म आएंगे तो वो वॉकआउट करेंगे, इसीलिए वज़ीर आज़म नहीं आए। वज़ीर आज़म तो आ रहे थे, लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन का पैगाम या स्पीकर साहब को कि अगर लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, वॉकआउट की जरूरत नहीं, आप लोग अटेंड कर लें और मैं नहीं आता। ये हुआ। इस पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इजलास के शुरुका की फहरिस्त ट्वीट की, जिसमें वज़ीर आज़म का नाम शामिल नहीं है। साथ ही मरियम औरंगजेब ने लिखा कि इमरान खान साहिब मीटिंग का हिस्सा ही नहीं थे, तो शहबाज शरीफ ने कैसे मना कर दिया। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। फवाद चौधरी साहिब प्रोपेगेंडा मशीन हैं। शहबाज शरीफ कैसे मना करते जब मीटिंग स्पीकर ने बुलाई थी। शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने फवाद चौधरी के बयान पर कहा कि वज़ीर आज़म कायदे-ए-वान होता है, वो हर मीटिंग में बैठ सकता है। उन्होंने वज़ीर आज़म पर तंज करते हुए कहा कि मुल्क का वज़ीर आज़म हमारे हुक्म पर चलता है। शायद वज़ीर आज़म इजलास में आते तो उनके 8 घंटे ज़ाया हो जाते। वज़ीर आज़म को हम ही हुक्म देते हैं, तुम क्या काम करो या ना करो। हमारे हुक्म पे मुल्क का वज़ीर आज़म चलता है। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है ये फवाद चौधरी साहब को पता है या वज़ीर आज़म को भी पता है। हर मीटिंग में आ सकते हैं। लीडर ऑफ द हाउस है, मेरे भी लीडर हैं। जब उस हाउस के अंदर आते हैं मेरे भी लीडर होते हैं। बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि 8 घंटे शायद ज़ाया हो जाते, मुल्क के लिए बेहतर होता। अवाम को लीडर इकट्ठे नजर आए तो मुल्क के अंदर एतमाद पैदा होता है। मगर फिर सूरत हाल मजीद दिलचस्प हुई। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आज़म की अदम शिरकत से मुतालिक वजाहत करते हुए बयान जारी किया कि वज़ीर आज़म हमेशा पार्लिमानी कमेटी में शिरकत पर आमादा रहते थे। वज़ीर आज़म के इजलास में न आने की वाहिद वजह बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात थे। बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से असम्बली सेक्रेटेरिएट को तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए गए थे। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में वज़ीर आज़म को आगाह किया गया था। अपोजिशन इजलास में शिरकत कर ले, इसलिए वज़ीर आज़म ने शिरकत ना करने का फैसला किया। फिर फवाद चौधरी ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूछा कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि शहबाज शरीफ से पूछें, तो साद रफीक ने इस पर कहा कि हमसे मिसकम्युनिकेशन हो गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को अपोजिशन लीडर्स की तरफ से ये दरख्वास्त आई थी कि उसमें वज़ीर आज़म साहब शिरकत ना करें, और वही जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को कन्वे की, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो बिल्कुल तैयार थे। जब बिलावल साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, तो स्पीकर साहब ने उन्हें माइक ऑन किए बगैर उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें। और फिर साद रफीक साहब ने गालिबन ये बात कही, वो हमसे मिसकम्युनिकेशन हो, तो समथिंग लाइक दैट। बट स्पीकर ऑफिस को ये कन्वे किया गया कि वो PMLN चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ना।
साहब, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने स्पीकर असद कैसर को दावत दी, मगर वो नहीं आए। लेकिन नून लीग से एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, जो इजलास में मौजूद थे, वो हमारे साथ होंगे। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी इजलास में मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, ये इजलास के अंदर क्या हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर अहम कौमी मामला है, उस पर मैं ज़रा आपसे तफसील से बात करूँगा। अफगानिस्तान के मामले पर क्या ऐसी बातें, ज़ाहिर इजलास ऑफ द रिकॉर्ड था, मगर ये क्या हुआ है कि आप लोगों की तरफ से मिसकम्युनिकेशन हुई और फिर साद रफीक साहब ने कहा कि मिसकम्युनिकेशन हो गई जब स्पीकर ने कहा कि शहबाज शरीफ से पूछ लेंगे वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए? देखिए, पहली बात तो यह है शाहजेब, जैसे आपने भी जिक्र किया कि जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस शेयर हुई है और लिस्ट ऑफ इनवाइटीज जो शेयर हुए, किसी जगह भी प्राइम मिनिस्टर का नाम दर्ज नहीं था। हता यह कि उस कॉरेस्पॉन्डेंस में जो स्पेशल इनवाइटीज थे उनके भी नाम दर्ज थे। तो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से तो हमें कभी किसी सतह पे ये कम्युनिकेशन नहीं की गई कि वज़ीर आज़म साहब शरीक हो रहे हैं या वो शरीक होना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि एक दिन पहले तो अपोजिशन ने उनका खिताब कौमी असम्बली के अंदर सुना था, तो ऐसी क्या उनको बेचैनी थी या बेताबी थी? मैं समझता हूँ कि एक ये गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी है जो कि हर चीज़ को ये पॉलिटिसाइज करते हैं हुकूमत का, यही मसला है। और कल के भी इजलास में मैं अगर इन कैमरा था, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब ने आखिर में बजाय कोई कौमी बात करते, वहाँ पे इन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर तनकीद की। उस ऑपोजिशन ने उसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वहाँ कोई ऐसा माहौल में तलखी हो या खराबी हो। तो जब ऑपोजिशन इतनी जिम्मेदारी का सबूत दे रही है तो वो क्यों कर नहीं चाहेगी कि कौमी यकजहती के इज़हार के लिए वज़ीर आज़म साहब आए। लेकिन अगर आप उनका तर्ज अमल देखें, इससे पहले भी वो हमेशा ऑपोजिशन के साथ बैठने से कतराते रहे हैं। नहीं, मगर मुझे ये बता दीजिए कि ये हुआ क्या कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, तो स्पीकर ने कहा शहबाज शरीफ से पूछें, और फिर साद रफीक ने कहा कि हमसे कोई मिसकम्युनिकेशन हुई, आप इजलास में मौजूद थे, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन, चूंकि मेरे सामने तो वो कौमी असम्बली का दस्तावेजी रिकॉर्ड है कि जिसके अंदर तमाम मेहमानों की फहरिस्त दर्ज है, तमाम वो लोगों का नाम है जो कमेटी के लिए मदऊ किए गए थे। किसी जगह वजीर आज़म के हवाले से हमें ना कोई तासुर दिया गया, ना ही कोई इंफॉर्मेशन दी गई कि वो शरीक होना चाहते हैं या शरीक हो रहे हैं। तो अगला इजलास जो ईद से पहले एक और होना है, अगर उसमें वज़ीर आज़म आए, आप लोगों को उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म को आना चाहिए ऐसे इजलासों के अंदर जहाँ पर कौमी यकजहती का पैगाम जाए, उन चीज़ों पे जो कौमी सलामती से मुताल्लिक हों। और ये वो चीज़ें हैं जो पार्टिजन पॉलिटिक्स से बालातर हैं, और हमें जहाँ पाकिस्तान के कौम के मफाद का सवाल हो वहाँ पार्टिजन पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। मुझे साथ में बताइएगा कि अब अपोजिशन, ज़ाहिर इन कैमरा इजलास था, मगर आपको इत्मीनान है कि जो हुकूमत और रियासत पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी है वो एक दुरुस्त पॉलिसी है? जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, हुकूमत ने पोजीशन ली है कि हम बाड़ लगा देंगे अगर वहाँ पर खाना जंगी होती है, और हम पार्टनर इन पीस तो होंगे, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। साथ में जो अफगान अवाम चाहेंगे उसकी हुकूमत आए, बाय फोर्स अगर तालिबान कब्जा कर लें उसकी भी पाकिस्तानी हुकूमत हामी नहीं है। ये सारी पोजीशन आप हामी हैं कि ठीक पोजीशन है, सही सिमत में पॉलिसी है हुकूमत की और रियासत की? देखिए, जो हमने कल के इजलास में अखज़ किया है वो ये है कि पाकिस्तान के गिर्द बहुत संगीन खतरात मुंडला रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत कौमी यकजहती की और एक कौमी रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। और किसी भी लिहाज से दो चीज़ें हम पाकिस्तान के हवाले से कबूल नहीं कर सकते, एक पोलराइजेशन और एक एलियनेशन। और हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो बराह रास्त मुल्क के अंदर मुसलसल पोलराइजेशन में इजाफा कर रही हैं, और पोलराइजेशन के साथ साथ एक एलियनेशन सियासी सतह पे, समाजी सतह पर, मुख्तलिफ तबकात के अंदर रियासत के निज़ाम से और रियासत से एलियनेशन बढ़ रही है। ये वो चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर हम एक हाइब्रिड वॉर का मुकाबला कर रहे हैं तो उसको हम एक होल ऑफ नेशन अप्रोच के जरिए ही जीत सकते हैं। मगर साहब ये दुरुस्त है, मगर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, अब ज़ाहिर अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता था वो भी वज़ीर आज़म बता चुके हैं कि मगर अमेरिका ने इनखिला अनाउंस कर दिया तो अब फिर हमारे कंट्रोल में ज़्यादा रह नहीं गया था और लेवरेज भी नहीं रह गया था। तो जो पाकिस्तान ने किरदार अदा कर दिया और उसके बाद जो पाकिस्तान का एक मुमकिन किरदार हो सकता है उससे आप मुतमईन है कि दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? आपके ख्याल में उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट की गुंजाइश है जो अपोजिशन दे रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो आने वाला चैलेंज है अफगानिस्तान के हवाले से
और हमें ये नजर आ रहा है, सबको इस ब्रीफिंग के पहले भी नजर आ रहा है कि खुदा ना खास्ता इस बात का इम्कान मौजूद है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी के हालात या सिविल वॉर की तरफ जा सकते हैं। उनके जो मुतहारिब ग्रोह हैं वो आपस में लड़ाई कर सकते हैं और एक खला पैदा होने जा रहा है। और अगर उस सूरत हाल में एक रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स आएगा तो उसके लिए पाकिस्तान की मईशत कैसे बोझ बर्दाश्त करेगी। हमें एक बहुत प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी, और इस खित्ते में जो अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी। हमें हुकूमत की तरफ से उस सतह की जो सफारतकारी है उसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया सनी बात साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।